क्या आप एस्टेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्विक रिवीजन के लिए वीडियोस देख रहे हैं तो दोस्तों रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। यहाँ आप कंसेप्ट को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। मैं आपका दोस्त होस्ट सुरेंद्र कुमार सर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज पर। परफेक्ट नॉलेज पर हम जो है आपको एस्टेट इकोनॉमिक्स, नेट इकोनॉमिक्स और सीयूईटी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए लास्ट तक बने रहें दोस्तों, क्योंकि आज जो आप सीख करके जाएंगे डेफिनेटली ये कंसेप्ट आपके जो है एस्टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए गिवन गुड। ठीक है ना, तो गिवन गुड के लिए कौन सी चीज जो है वो सही है। तो आपको पता है कि गिवन गुड जो है वो प्राइस से रिलेटेड होती है डायरेक्टली। अगर किसी गुड के प्राइस जो है वो बढ़ते हैं तो उस गुड की जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां आप ये कहेंगे क्योंकि यहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज नेगेटिव होता है और जो आपका इनकम इफेक्ट होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो आपको ये ध्यान करना है कि गिवन गुड के मामले में इनकम इफेक्ट नेगेटिव और स्ट्रॉन्ग जो है आपको देखने को मिलता है। तो देख लीजिए, कहता है द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज नेगेटिव, ये तो सभी में नेगेटिव होता है, एंड इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, तो ये सही नहीं होगा। द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड वीकर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यस। ठीक है ना, तो आप ये देख रहे हैं द नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यस। तो सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि इनकम इफेक्ट जो है आपका नेगेटिव होता है और वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होता है। तो ये चीज जो है आपको सी ऑप्शन में देखने को मिल रही है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज। तो आपको पता है कि जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो ये हमारी बजट लाइन होती है और ये हमारा जो है आईसी कर्व होता है, और यहाँ जब हम ई पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आईसी का स्लोप जो है वो बराबर हो जाता है बजट लाइन के स्लोप के। ठीक है, तो यहां आपको ये ध्यान करना है, तो आप कहोगे इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर राइट आंसर है। तो यहां आप जो है इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज सिस्टमैटिकली फॉर्मुलेटेड फर्स्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। तो आप ये देख रहे हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का नियम है, जिसे हम गोसेन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, गोसेन फर्स्ट लॉ जो है उसके नाम से ये जाना जाता है, और ये आया था 1854 में और ये दिया था आपका एच गोसेन ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आप आंसर जो है इसका देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ ए कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय u इज इक्वल टू मिनिमम 2xy व्हाट विल बी द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। तो आपको पता है जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हमने क्लास में पढ़ा था कि जब आप यूटिलिटी फंक्शन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि मिनिमम x या y, या तो y का मिनिमम हो या x का मिनिमम हो, इनमें से जिसका भी मिनिमम होगा वहां से आपको यूटिलिटी मिलेगी। तो ये जो फंक्शन था ये आप देख रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मामले में आप देख रहे थे, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो आपका आईसी कर्व होता है वो एल शेप बनता है। तो यहां आपका आंसर आ जाएगा बी, एल शेप्ड। तो आप यहां इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है, गिवन द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज $4, the price of good y is $2 and the marginal utility of y is 20 util. For the consumer to be in equilibrium, what must be the marginal utility of x? तो आप देख लीजिए, आपको पता ही है कि आपने ये पढ़ा है कि MUX by PX इक्वल हो जाना चाहिए MUY by PY के। तो यहाँ पर आपको PX कितना दिया गया है, PX आपको दिया गया है 4 यूनिट। तो आप ये कहेंगे कि MUX by 4 इज इक्वल टू MUY कितना दिया गया 20, आप कहेंगे 20 बाय $2। तो 2 दे दिया, ये आपने काट लिया, ये आ गया आपका 10। तो MUX बाय 4 इज इक्वल टू 10। तो MUX को अगर मैं इधर ही रख लेता हूं MUX, तो हो जाएगा 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40। तो ये आप देख रहे हैं कि 40 यूटिल्स जो है सी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फॉर एन इंफीरियर गुड द इनकम कंजप्शन कर्व ICC
ठीक है। इंफीरियर गुड के मामले में आप जब देखते हैं आईसीसी कर्व को, तो मैं फटाफट से बना देता हूं कि ये आपका जो है वो आईसी होता है, यहाँ पर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। जब आप ये देखते हैं तो यहाँ आपका आईसी टच करता है और यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये आपका आईसीसी कर्व बनता है। तो बैकवर्ड बैंड जो है आपका आईसीसी कर्व बनता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका या राइट आंसर हो जाए टुवर्ड द वाई एक्सिस इफ एक्स इज इंफीरियर। अगर एक्स गुड जो है वो इंफीरियर है तो आपका आईसीसी ऐसे बनेगा, और अगर वाई गुड जो है वो आपकी इंफीरियर है तो ये जो है यहाँ से ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपका आईसीसी ऐसे बन जाएगा, यानी कि जब वाई गुड हो गई तो आपका आईसीसी ऐसे बनेगा, जब एक्स होगी तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो बैकवर्ड टू द लेफ्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमांड कमोडिटी फॉल्स, अगर कमोडिटी की जो प्राइस है वो गिरती है, इट डिमांड इंक्रीज, और डिमांड जो है वो इंक्रीज करता है, तो द टोटल प्राइस इफेक्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ टू इफेक्ट। ठीक है, तो दो जो टोटल आपका प्राइस इफेक्ट होता है वो किन किन चीजों से मिलकर के बनता है। तो जब हमने पहला क्वेश्चन किया था गिफन का, तो हमने ये कहा था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और एक आपका होता है इनकम इफेक्ट। इन दोनों इफेक्ट को जोड़ने से आपका बनता है टोटल प्राइस इफेक्ट। टोटल प्राइस इफेक्ट जो है आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि नेगेटिव है, और फिर हमने कहा था इनकम इफेक्ट नेगेटिव और स्ट्रॉन्गर है गिफन गुड के मामले में। तो आपने ये दोनों चीजें जो है वहां देखी थी, तो आप देखेंगे कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब ए लीनियर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये कौन सा जो है वो ये बता रहा है कि लीनियर डिमांड कर्व है। लीनियर डिमांड कर्व यानी कि आप ये देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन लीनियर डिमांड कर्व, ये कौन सी बात जो है वो ये बताएगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये साबित करेगा कि अगर इस मिड पॉइंट पर आपकी इलास्टिसिटी 1 है तो इसका मतलब ये आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या है, वो आपका डिमांड कर्व लीनियर डिमांड कर्व है। क्लियर है बात। चलिए आप ये देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट। अगर आप ये बात कहेंगे तो ये आपका हाइट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया। प्राइस इलास्टिसिटी इंक्रीज एज वी मूव डाउनवर्ड अलोंग द कर्व। तो प्राइस की इलास्टिसिटी अगर मूव करेगी, अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो ये आप कहेंगे कि मूव तो नहीं करती है, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इलास्टिसिटी कम होती चली जाती है। प्राइस इलास्टिसिटी 0 एट द वर्टिकल एक्सिस इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ना होकर के वर्टिकल हो गया ना, तो ये तो वर्टिकल डिमांड कर्व हो गया। तो जब ये ऑप्शन जो है आपका इस वजह से गलत है क्योंकि ये वर्टिकल डिमांड कर्व की बात करता है, ये गलत है, ये जो है आपका हाइपरबोला की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इफ ए कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेज बाय 10% एंड हिज डिमांड फॉर गुड वाई इंक्रीजेज बाय 5%, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो आप कहोगे 5% डिवाइड बाय 10%, 1/2 यानी कि 0.5 यानी कि लेस देन 1। ठीक है, तो आप कहेंगे कि बी इलास्टिसिटी इनकम जो है 0.5 है, नॉर्मल है, नेसेसिटी गुड की बात ये कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल ऑर्डर। तो आप कहेंगे कि सबसे पहले जो आपको ऑर्डर देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिला था 1890 में जो बुक लिखी गई थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट माना था, यानी कि MU यानी कार्डिनल अप्रोच, जहां पर हम ये कहते हैं कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। तो पहले आप देखेंगे कि आपका आएगा मार्शल यानी कि बी, फिर आप देखेंगे कि आपका आएगा इंडिफरेंस कर्व यानी कि ए, फिर आप जो है वो देखेंगे कि आपका आएगा रिवील्ड प्रेफरेंस सी, और फिर आपका आ जाएगा डी। तो BACD या फिर मैं कहूँ कि 2 1 2 1 3 4, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट when the price of a good falls the consumer money income is reduced by an amount such that they are, according to the Hickson substitution effect when the price of a good falls the consumer money income is reduced by an amount such that they are। तो वो क्या कहता है कि वो ये कहता है कि हिक्सियन डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या चीजें हैं। तो हिक्स का जब हम डिमांड कर्व पढ़ते हैं तो आपने ये देखा है कि हिक्स का डिमांड कर्व ये कहता है कि हिक्स वाले में हम क्या करते हैं कि ये आपका जो है वो आईसी कर्व है। ठीक है, तो आपका जो है इनकम सपोज कीजिए, क्योंकि आपके गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए थे, इस वजह से आप हायर जो है इंडिफरेंस कर्व पर चले गए थे। लेकिन वो कहता है कि अभी आपसे जितने बढ़े हुए आपकी इनकम जितनी बढ़ी थी उतनी इनकम आपसे वापस ले ली जाती है, तो आपका जो कर्व वो शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा। क्लियर है। तो आप पहले इस पॉइंट पे थे, ई पॉइंट के ऊपर, अब आप एफ पॉइंट पे आ जाएंगे, यानी कि सेम ही आईसी कर्व के ऊपर आप आ जाएंगे।
तो हिक्स ये कहता है कि सेम आईसी कर्व पर हम आ जाते हैं जब भी हमारी इनकम बढ़ती है और उसको कंपनसेशन के तौर पर अगर वापस ले लिया जाता है तो हम जो है हायर आईसी पर न जाकर के सेम आईसी के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारा यूटिलिटी का लेवल जो है वो सेम रहता है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर जो है आप देख पा रहे हैं कि केप्ट ऑन द सेम ओरिजिनल इंडिफरेंस करो मेंटेनिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ऑप्शन जो है सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन गुड ए एंड बी इज फाउंड टू बी नेगेटिव। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपकी जो है वो ए और बी की नेगेटिव है तो ये आपकी सब एक सेकेंड में इसको ध्यान कर लेता हूं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपकी नेगेटिव है तो अगर सपोज कीजिए प्राइस जो है दूसरी वस्तु के अगर बढ़ते हैं और क्वांटिटी जो है आपकी पहली वस्तु की कम होती है तो ये आपकी नेगेटिव है, रिलेशन आपका यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर आपके प्राइस बढ़े हैं दूसरी गुड के और आपकी डिमांड कम हुई है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा है, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है बात। अगर सुई के दाम बढ़ेगी तो धागे की कीमत जो है वो कम, धागा जो है वो कम मांगा जाएगा, या मैं कहूँ कि पेट्रोल के अगर दाम बढ़ेंगे तो कार जो है वो कम खरीदी जाएंगी। नेक्स्ट चलिए आप यहाँ पर जो है एंजल कर्व का स्लोप, एंजल कर्व का जो कंसेप्ट है उसको देख सकते हैं कि एंजल कर्व क्या कहता है। एंजल कर्व कहता है कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो नॉर्मल गुड की डिमांड जो है वो उसकी ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आप जो है पॉजिटिव रिलेशन को देखते हैं। लेकिन वहीं ये कहता है कि फूड के मामले में अगर आप देखेंगे, नेसेसिटी गुड के मामले में अगर आप देखेंगे तो इनकम बढ़ने पर फूड के ऊपर जो आपका जो परसेंटेज कंजप्शन है वो कम होता चला जाता है। ये आपको ध्यान कर लेना है, कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द इंडिफरेंस कर्व। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन, दो कंडीशन जो है आपको यहाँ देखने को मिलती है। पहली ऑर्डर कंडीशन जो है वो आपकी ये है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन BLS जो है वो बराबर होना चाहिए आपके स्लोप ऑफ IC के, ठीक है। तो MRS जो है वो PX/PY के बराबर होना चाहिए। और दूसरा है कि जो आपका IC है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन हो। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। तो ये कहेंगे द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एंजल कर्व इलस्ट्रेट द फंक्शनल रिलेशंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। तो किस किस के बीच जो है ये फंक्शनल रिलेशनशिप को बताता है। तो आपको पता है कि जो आपका एंजल कर्व है वो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में बताता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इन द केस ऑफ ए पैराडॉक्स ऑफ डिमांड गिवन पैराडॉक्स। जब आप गिवन पैराडॉक्स की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि वहां पर आपका जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस के साथ आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो पॉजिटिव और अपवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट जो है आप यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आता है, इन पोल सिमुलेशन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी व्हाट डज द एक्रोनिम WARP। तो WARP जब हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को पढ़ते हैं, RPT को पढ़ते हैं, तो एक तरफ हम पढ़ते हैं वीक एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस WARP और एक तरफ हम पढ़ते हैं SARP। तो दोनों के नाम देख लेते हैं। तो ये आपका बनता है वीक एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, ठीक है। ये आपका बनता है स्ट्रॉन्ग एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस, ठीक है। तो वीक एक्सियोम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, इफ टू कमोडिटीज आर परफेक्टली अनरिलेटेड। अगर दो कमोडिटी जो है पूरी तरह से अनरिलेटेड है टू ईच अदर, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखो जब दोनों ही कमोडिटी जो है वो क्या है आपकी अनरिलेटेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, ठीक है ना, अनरिलेटेड है। तो वहां पर आपका जो इलास्टिसिटी है वो या जीरो बनेगा, ठीक है ना, जीरो बनेगा। क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान कर लेना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जीरो जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इफ द प्राइस ऑफ बोथ कमोडिटी एक्स एंड वाई राइजेस साइमल्टेनियसली बाय 20%। देखिए एक्स के प्राइस भी 20% बढ़ गए, वाई के प्राइस भी 20% बढ़ गए, दोनों के प्राइस 20% बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बजट लाइन ये थी और अब जो है वो 20% बढ़ने की वजह से दोनों की जो प्राइस लाइन है आपकी वो कम होगी।
तो आपका जो नया बजट लाइन है वो पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि वापस से इनकम आपकी 20% बढ़ गई, तो 20% इनकम बढ़ गई तो आपकी बजट लाइन वापस से सेम आ जाएगी। तो आप ये ध्यान करेंगे सेम ही आपकी बजट लाइन रहेगी। तो आप ये कहेंगे रिमेन इंटायरली अनचेंज्ड इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व एंड ए पैरेलल बजट लाइन ड्रॉन टू आइसोलेट द स्लट्सकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो आप जब वर्टिकल डिस्टेंस को देखते हैं तो वो कॉस्ट डिफरेंस की बात करता है। ठीक है, मैं स्लट्सकी का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बता देता हूं कि आप ये देखते हैं कि ये कोई आपका जो है आईसी कर्व था, अब आपका जो है वो प्राइस कम हो जाता है किसी गुड का, तो आपका स्लोप चेंज हो जाएगा बजट लाइन का, तो आप जो है वो नए आईसी के ऊपर चले जाएंगे। जब आप नई आईसी पे चले जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि जो बढ़ा है उसको कंपनसेट कर लेते हैं। तो जैसे आप कंपनसेट करेंगे तो आप एक तो आपको ये ध्यान करना है, एक बात तो आपको ये ध्यान करनी है कि स्लट्सकी में पहले जो आप ले रहे थे, जो भी आप पहले ये खरीद रहे थे, देखिए ये वाला जो आप बंडल खरीद पा रहे थे, अब भी आप वही बंडल खरीद पा रहे हैं। यानी कि इस लाइन पर जो मैं अभी पिंक करने जा रहा हूं, इस पिंक लाइन के ऊपर जो आप बंडल खरीद पा रहे थे वो अब आप जो ब्लू लाइन में बना रहा हूं, ये बजट शिफ्ट के बाद में इस लाइन पर भी वही बंडल आप खरीद पा रहे हैं। तो ये वो बंडल है जो आप खरीद पा रहे हैं। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो इस आईसी के ऊपर हैं। ठीक है ना, आप जो है वो इस आईसी के ऊपर हैं, ये आईसी है आपका, लेकिन अभी आप जो है वो नए आईसी पे चले गए। ये देखिए यहाँ पर ये स्लट्सकी कहता है कि आप हायर आईसी के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, आईसी 1 के ऊपर आप आ जाते हैं। यहाँ आप सेम आईसी को भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप जो है क्योंकि ज्यादा आईसी वाली चीजों को परचेज कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो चीजें आप देखते हैं वो आप देख पा रहे हैं कि ये जो आप डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ये भी वो खरीद सकता है लेकिन वो ये खरीद रहा है, किस वजह से खरीद रहा है वो इतना फालतू, वो कह रहा है कि वो कॉस्ट डिफरेंस की वजह से खरीद रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिक्सन ऑर्डिनरी डिमांड कर्व एंड द कंपनसेटेड डिमांड कर्व इज करेक्ट फॉर ए नॉर्मल गुड। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व जो है वो मार्शल का है, ये आपको ध्यान कर लेना, मार्शल का डिमांड कर्व है, मार्शल डिमांड कर्व। और कंपनसेटेड डिमांड कर्व आप पढ़ते हैं हिक्स का। ठीक है, तो हिक्सियन कंपनसेटेड डिमांड कर्व और ऑर्डिनरी जो है आपका मार्शल का डिमांड कर्व, जो कि ज्यादा इलास्टिक होता है, हिक्स का थोड़ा सा कंपनसेट होने की वजह से स्टिपर होता है। आपको ये दिख रहा होगा, आपको ये पता भी होगा कि जो ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है वो थोड़ा आपका फ्लैटर होगा और जो हिक्सियन का होगा वो आपका थोड़ा सा स्टिपर होगा। ये आपको ध्यान कर लेना। द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व इज फ्लैटर मोर देन इलास्टिक देन द कंपनसेटेड डिमांड कर्व। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 21 क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए कंज्यूमर प्रेफरेंस आर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब होता है कि जितना ज्यादा आपको मिले आप उतने ज्यादा लेने को पसंद करते हैं, यानी कि जितना ज्यादा मिलेगा आप उतने ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो इट इंप्लाइज दैट द व्हेन मूविंग फ्रॉम बंडल ए जिसको 4 और 5 मिल रहा है उसकी बजाय उसको मिलेगा 4, 6। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि उसको जो है 5 की बजाय 6 मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो वो ज्यादा की तरफ जाएगा। इसी को बोलते हैं आप मोनोटोनिक प्रेफरेंस। द कंज्यूमर विल, ठीक है ना, द कंज्यूमर विल, तो आप कहेंगे कि कंज्यूमर जो है वो स्ट्रिक्टली प्रेफर करेगा बंडल बी को ओवर ए की बजाय बी को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि वो मोनोटोनिक है तो वो हमेशा ज्यादा वाले को चूज करेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो क्या कहता है? कहता है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS/XY फॉल्स एज वी मूव डाउनवर्ड अलोंग स्टैंडर्ड कन्वेक्स इंडिफरेंस कर्व। तो आप कहते हैं कि यस, जब आप कन्वेक्स टू ओरिजिन की बात करते हैं तो डिमिनिशिंग MRS हम पढ़ते हैं। तो यहाँ आपका पहला जो है असर्शन आपका राइट है। कहते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी स्टेट दैट इंटेंस। यस, तो रीजन जो है वो भी सही है, ए और आर दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन जो है वो भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप देख पा रहे हैं कि आप हमारा जो सेशन है आज का वो खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या आपको इस वीडियो में नया सीखने को मिला, कौन से कंसेप्ट आपको सीखने हैं, आप कमेंट बॉक्स में अगर लिखते हैं तो हम उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे और आपकी अपनी जो तैयारी है एस्टेट की वो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो बने रहें परफेक्ट नॉलेज के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वो भी ऐसा पढ़ें कि फिर उनको पढ़ना ना पड़े, क्योंकि हम ये टैगलाइन लेकर के चलते हैं कि पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।